तो हम लोग सीटेट की गणित पढ़ रहे हैं। इसको आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सीटेट ओरिएंटेड ही है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, जितना सीटेट के लिए आवश्यक है उतना ही बता रहा हूँ। तो ये आपके लिए सीटेट की तैयारी जो कर रहे हैं या जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं देख सकते हैं। बट इसके पश्चात एक कंप्लीट वीडियो भी आपको मैथमेटिक्स का एक सीरीज़ मिलेगा, जिसमें आपको परफेक्ट वीडियो यानी जितना क्वेश्चंस मैक्सिमम हो सकते हैं, जितना जटिलता स्तर हो सकता है, पूरा का पूरा RS अग्रवाल आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो मैं कवर कर रहा हूँ वो सीटेट को देख करके ही कर रहा हूँ, जिससे सीटेट जो देने वाले परीक्षार्थी हैं वो भटके ना, वो मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे गुणनखंड पर करेंगे, गुणज पर करेंगे, ठीक, यानी अपवर्तक पर करेंगे, अपवर्त्य पर करेंगे और सार्वपवर्तक और सार्वगुणज पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या है। हर बार सीटेट में एक सवाल इससे पूछा जाता है गुणनखंड से। इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ हम देख लेंगे। सारे सवाल जो है आप इसके बाद हल करिएगा जो गुणनखंड से संबंधित है, और मुझे पूरा विश्वास है कहीं भी कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए गुणनखंड, गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर, और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इनको हम अपवर्तक भी कहते हैं। तो गुणनखंड, अपवर्तक या फैक्टर, ये तीनों एक ही नाम है। पहले इनको जरा आप समझ लीजिए। अब हम परिभाषा देखते हैं कि गुणनखंड कहते किसे हैं। गुणनखंड, गुणनखंड कहते किसे हैं, इसको जरा बहुत सिंपल भाषा में आप समझिए। गुणनखंड को हमने बताया अपवर्तक भी कहते हैं और फैक्टर भी कहते हैं। गुणनखंड नाम से ही स्पष्ट है कि गुणन में जिसका खंड किया जा सके, यानी ऐसी संख्या, जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण लेते हैं कि 45 एक संख्या हमने लिया। अब 45 में दो संख्याएं ऐसी कोई लीजिए जिनको गुणा करें तो 45 आ जाए, यानी इसको एक को हमने लिखा 5 और एक को हमने लिखा 9। 5 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 45। तो 5 भी 45 का गुणनखंड है और 9 भी 45 का गुणनखंड है। देखिए यहाँ मैं गुणनखंड निकालना नहीं बता रहा हूँ या अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि गुणनखंड है क्या। अब जरा समझिए कि गुणनखंड क्या है। तो 45 का गुणनखंड 5 भी है और 45 का गुणनखंड 9 भी है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती हैं, वह सभी संख्याएं दी गई संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। यानी 45 के गुणनखंड वह सभी संख्याएं होंगी जो 45 को पूर्णतया विभाजित कर दें, यानी पूर्णतया विभाजित कर देने वाली संख्याएं ही उस संख्या की गुणनखंड कहलाती हैं। तो गुणनखंड मीन्स ऐसी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें। अब यहाँ देखिए यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें गुणनखंड निकालना है 4 का। तो 4 के जो गुणनखंड होंगे वो कौन कौन से होंगे, इसको जरा समझिएगा आप। गुणनखंड कभी कभी लिखा मिलता है, कभी कभी धनात्मक गुणनखंड लिखा मिलता है। तो आप इसमें जो है कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, चाहे लिखा रहे गुणनखंड और चाहे लिखा रहे धनात्मक गुणनखंड। अब 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगी? जो संख्याएं 4 को विभाजित कर देंगी, ध्यान समझिएगा, विभाजित कर देंगी, वह सभी संख्याएं 4 की गुणनखंड कहलाएंगी। तो 4 को सबसे पहले कौन विभाजित करेगा? 1 तो सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं, सार्वभौम गुणनखंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 तो सभी के गुणनखंड में सम्मिलित होता है, इसलिए 1 लिखना कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी संख्या देखेंगे किससे कट जाएगा? 4, 2 से कट जाएगा, इसके बाद 3 से कटेगा नहीं और स्वयं से कटेगा। तो संख्या 4 के गुणनखंड कितने आए? 3 आए। अब देखिए अगली संख्या लेते हैं 12 के गुणनखंड। 12 के गुणनखंड। अब 12 के गुणनखंड देखिए, तो 12 का गुणनखंड निकालने के लिए 1, फिर 2 से कट जाएगा 12, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, फिर 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 तियां 12, 5 से नहीं होगा, 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 दूनी 12,
और इसके पश्चात जो है ये किससे विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 12 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 6। आपसे सवाल पूछेगा कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 6। कई लोग इसमें तमाम प्रकार के ट्रिक भी बताते हैं अभाज्य गुणनखंड निकाल करके, तो वो भी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक व्रिक से ज़्यादा इतना छोटे छोटे सवाल हैं, इसमें भी अगर आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आगे चल करके बड़े सवाल में। आपको भी सुपर टेट देना है या कह लीजिए जो भी उसमें जटिलता स्तर ज़्यादा होता है, तो इसमें ट्रिक विक न ढूंढे, बहुत जनरली आप समझिए। इसीलिए कभी सीटेट में बड़ी संख्या नहीं आती है या ऐसी संख्या कोई नहीं आती जिसके गुणनखंड बहुत ज़्यादा सोचने पड़े। तो इस तरह से जो है ये सवाल आप समझ जाइए। इसके बाद देखिए, अगर हम 30 के गुणनखंड निकालें, संख्या 30 के गुणनखंड हम निकालना चाहते हैं, तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, फिर 15 से कट जाएगा और इसके पश्चात 30 से कट जाएगा। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने गुणनखंड हो गए इसके गुणनखंड आए 8। इसके गुणनखंड कितने आए थे, इसके आए थे 6, और इसके कितने आए, इसके आए थे 3। तो ऐसे सवाल जो है आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। एक सवाल लेते हैं 48, तो 48 के गुणनखंड जरा आप देख लीजिए। 48 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 48 के गुणनखंड 1 सबका होगा, इसके बाद 2, 2 के बाद 3 से भी कट जाएगा, 3 के बाद 4 से कट जाएगा, 4 के बाद 6 से कट जाएगा, 6 के बाद 8 से कट जाएगा, 8 के बाद किससे कटेगा, ये 12 से कट जाएगा, 12 के बाद किससे कटेगा, 12 के बाद ये 16 से कट जाएगा, 16 तियां 48। अब इसके बाद 24 से कटेगा और 24 के बाद 48 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 10 गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से गुणनखंड निकालना शायद आप सीख गए हैं, और आपको ये 2-3 सवाल 4 सवाल जितने भी अभ्यास में हों, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हों या अन्य सवाल हों, उनको आप सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए कि संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो इसमें और कुछ आपको ज़्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कितने गुणनखंड होते हैं ये आपको जान लेना है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि गुणनखंड ये हो गए गुणनखंड, या इन्हीं को हम कहते हैं धनात्मक गुणनखंड। अब आप समझिएगा जरा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर होता है, इस वजह से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो गुणनखंड में वह सभी संख्याएं सम्मिलित कर ली जाती हैं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देती हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड जरा समझिए, अभाज्य गुणनखंड में वह ही संख्याएं आती हैं गुणनखंड की जिन्हें जो अभाज्य होती हैं, अभाज्य। अब जिनको अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट ना पता हो, वो यहीं पर बहुत शॉर्ट में जान लें कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं वह सभी संख्याएं अभाज्य होती हैं, और जिस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य का मतलब केवल 2 गुणनखंड, जैसे 2 ले लीजिए तो 2 का कितना गुणनखंड होगा, केवल 1 और 2। जैसे 3 ले लीजिए, 3 का गुणनखंड लिखिए 1 और 3। 5 ले लीजिए, 5 का गुणनखंड लिखिए 1 और 5। 9 ले लीजिए तो 9 का 1 3 9। तो ये संख्या जो है क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी। तो जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड आएंगे वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में किसी दिन मैं एक वीडियो आपको छोटा सा बना दूंगा, लेकिन आप जान लीजिएगा यहाँ कि 1 से 100 तक में 25 संख्याएं जो हैं वो अभाज्य हैं, 74 संख्याएं भाज्य हैं, और जो 1 है, 1 को ना तो हम भाज्य कहते हैं ना ही अभाज्य कहते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड जरा समझिए, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि 45 संख्या लिया था और 45 के 2 गुणनखंड हमने आपको बताया था, 5 गुणे 9। तो अब आप इसमें से देखिए तो 5 क्या है, 5 तो अभाज्य है, लेकिन 9 जो है भाज्य है। तो 9 के और टुकड़े करिए भाज्य में, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5, ये तीनों जो हैं, ये जो गुणनखंड हैं ये कैसे गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है।
तो अभाज्य गुणनखंड हम इस तरीके से ट्री बना करके भी निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, लेकिन भाग करके निकालना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर छोटी संख्या है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, इसको तो इस तरीके से हम लगाएंगे नहीं, केवल समझने के लिए था। अब देखिए जरा, कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि 72 है। अब 72 का हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए, तो 2 से जरा भाग दीजिए। 72 का आधा कितना हो जाएगा? 36। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 18। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। फिर 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप निकालते रहिए गुणनखंड। अब देखिए 72 के गुणनखंड देखिए जरा आप। अब ये गुणनखंड नहीं है, यह अभाज्य गुणनखंड है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर सवाल पूछ ले कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 गुणनखंड यहां आपके हो जाएंगे। अब यहीं पर मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि अगर कभी आ जाए कि इसके गुणनखंड कितने होंगे, जो अभी इससे पहले हमने किया था कि 72 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं तो इससे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां जरा समझिए, तो 2 की घात कितनी हो गई? 3 हो गई, गुणे 3 की घात कितनी हो गई? 2 हो गया। अब देखिए जो घात है उसको बढ़ा लीजिए, तो 3 को आप क्या कर लीजिए? 4, और 3 की घात 2 है तो 2 को क्या कर लीजिए? 3। 4 तियां 12। इसका मतलब 12 गुणनखंड इस संख्या के होंगे। किसका है? तो अब इसका मतलब 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। अब चलिए इसको हम चेक भी करते हैं। 72 के अगर हम गुणनखंड निकालें, देखिए अभाज्य गुणनखंड मैं नहीं कह रहा हूं, उसको आप ध्यान रखिएगा, ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड में वह सभी संख्याएं सम्मिलित की जाएंगी जो 72 को पूर्णतया विभाजित कर दें। चलिए देखिए जरा, 1 हो जाएगा पहला, फिर 2 से कट जाएगा 72, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा। 4 से कटने के बाद देखिए आप 6 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 6 के बाद 8 से कट जाएगा, फिर ये 9 8 72, 9 से कट जाएगा, 9 के बाद ये 12 से कट जाएगा, 12 छंग 72, 12 के बाद ये किससे कट जाएगा? 18 से कट जाएगा, 18 के बाद ये किससे कट जाएगा? 24 से कट जाएगा, और 24 के बाद किससे कट जाएगा? 36 से कट जाएगा, और 36 के बाद किससे कट जाएगा? 72 से कट जाएगा। अब जरा गिनते हैं गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उस संख्या का पहले क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। उसको घात के रूप में प्रत्येक संख्या के लिखिए, और जो घातें आई हैं उनमें एक एक बढ़ा करके गुणा कर लीजिए, तो ये संख्या आ जाएगी गुणनखंडों की। यानी उसकी गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी ये आपकी बता देगा। तो करना क्या है हमें, आपको बात समझ में आ गई होगी। एक उदाहरण से मैं आपको और समझा दे रहा हूं। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, एक हम ले लेते हैं 36 के गुणनखंड। अब 36 का गुणनखंड जरा देखें आप, तो 2 से आप काटिए, कितना हो जाएगा? 18, फिर 2 से काटिए, कितना हो गया? 9, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3। यानी क्या हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये तो आसानी से कर ले जाएंगे। इसका मतलब 2 की घात 2 और 3 की घात 2। अब देखिएगा 2 को आप कितना कर दीजिए? 3, और इस 2 को कितना कर दीजिए? 3। तो 2 3 त्रिका 9 गुणनखंड इसके आएंगे 36 के। अब जरा हम देखते हैं, 1, फिर ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 4 से कटेगा। 4 के बाद ये किससे कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। 6 के बाद किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। 9 के बाद किससे कट जाएगा? 12 से कट जाएगा। 12 के बाद किससे कट जाएगा? 18 से कट जाएगा, और 18 के बाद किससे कट जाएगा? 36 से कट जाएगा। अब जरा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई।
तो इस तरह से अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लें और पावर में लिख लें, पावर को एक एक बढ़ा करके गुणा कर लें, तो गुणनखंडों की संख्या आपको ये बता देगा, चाहे गुणनखंड कहा जाए और चाहे धनात्मक गुणनखंड कहा जाए। तो ये सवाल आप इसमें आसानी से लगा सकते। इसके बाद एक जो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है वो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसको हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, अब जरा इसको समझ लीजिए आप कि सार्वगुणनखंड होते क्या हैं। सार्व का मतलब होता है कॉमन, इंग्लिश में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कॉमन। और दूसरा जो है उसको हम गुणनखंड को क्या कह देते हैं, फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन देखिए कब होता है, कभी भी आपको कॉमन ढूंढना है तो कॉमन आप एक में नहीं ढूंढ सकते हैं, आपके लिए कम से कम आपके पास कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी जब एक से अधिक संख्याओं के गुणनखंड होंगे तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स या सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि सवाल आ गया कि 12 व 18 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड। अब सार्वगुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो पहले आप 12 के गुणनखंड लिखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इसके बाद 18 के गुणनखंड लिखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। अब जरा इनको देखिए कॉमन क्या होंगे, इन्हीं 12 और 18 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड देखिए जरा, अब सार्वगुणनखंड माने जो जो मैच कर जाए, तो 1 1 देखिए, फिर 2 2 2 देखिए, फिर 3 3 मिल जा रहा है आपको, फिर 6 6 मिल जा रहा है। यानी ये 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो सार्वगुणनखंड हैं, किनके, 12 और 18 के। अब इन्हीं में वो कभी पूछता है कि 12 और 18 के सार्वगुणनखंड में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड जो होगा किसी भी संख्या का, चाहे 1000 संख्याएं दे दी जाएंगी तो एक ही होगा, तो सबसे बड़ा ही पूछता है। तो सबसे बड़ा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसी सबसे बड़े सार्वगुणनखंड को ही 12 और 18 का क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। इसी को हम कहते हैं मासा। यहां मासा खैर मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन आप जाने रहिए कि सार्वगुणनखंड, तो गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। यानी सार्व, अपवर्तक और सबसे बड़ा, सार्व का मतलब समाप भी कह सकते हैं, तो सबसे बड़ा, महत्तम, समाप, वर्तक यही 6 है। यानी 6 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी विभाजित करेगी और 18 को भी विभाजित करेगी। 6 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 12 को भी विभाजित कर दे और 18 को भी विभाजित कर दे। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके आते हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां मैं क्वेश्चंस इकट्ठा करके पीडीएफ बना के डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चंस लेकर के और सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको गुणनखंड की बात समझ में आ गई होगी। जहां जहां हमने गुणनखंड लिखा है वहां वहां आप अपवर्तक भी समझ सकते हैं। यानी गुणनखंड और अपवर्तक एक ही चीजें हैं, लेकिन गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में और सार्वगुणनखंड में अंतर है, और इन तीनों अंतर को आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके पश्चात जो दूसरी टॉपिक हम इसी से संबंधित पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं गुणज। उसको हम कहते हैं गुणज। गुणज को हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, और इसी को हिंदी में एक और शब्द से जानते हैं, उसको हम कहते हैं अपवर्त। तो पहले जिनका मैथ कमजोर है वो एक बात जरूर ध्यान दे लें कि गुणज या इसी को अपवर्त या मल्टीपल, पहले नाम को आप देख लीजिए, नहीं आप गुणज पढ़े हैं, अपवर्त कहीं आ जाए आप कहें अरे मैंने ये नहीं पढ़ा है। और एक बात और भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये सब बहुत छोटी चीज लगेगी, या मैथ जिनको मैथ आता है अच्छे से, तो वीडियो फास्ट करके भी देख सकते हैं आप, 2x पे करके देख लीजिए, तेज वीडियो करके देख लीजिए, जहां जहां कंफ्यूजन हो दूर कर लीजिए। क्योंकि हमें सबको लेकर के चलना है, तो इसलिए जो है सरल टॉपिक्स भी पढ़ानी पड़ेंगी। सीटेट में कठिन कुछ आता ही नहीं है, तो कोशिश करूंगा कि आपके जल्दी से ही आपका सीटेट की मैथ समाप्त हो जाए।
अब देखिए गुणज क्या है, गुणज को हम समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले गुणनखंड पढ़ा। तो गुणनखंड कौन सी संख्या थी? गुणनखंड जो है ऐसी संख्याएं थी जो किसी दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दें। यानी गुणनखंड का काम होता है किसी संख्या को विभाजित करना, पूर्णतया विभाजित करना। तो गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने का कार्य करती है। लेकिन गुणज क्या होता है? गुणज विभाजित करता नहीं, गुणज विभाजित हो जाता है। अब यहां देखिए, ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, वह सभी संख्याएं दी गई संख्या की गुणज कहलाती हैं। जैसे देखिए जरा, अब मान लीजिए हमें निकालना है कि 7 के गुणज। अब गुणज कहें या गुणज को एक नाम से और भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? अपवर्ती कहेंगे। तो 7 के गुणज निकालना हो या अपवर्त निकालना हो, तो ऐसी सभी संख्याएं जो 7 से विभाजित हो जाएं। देखिए गुणनखंड में उल्टा होता था, यहां से संख्याएं इधर विभाजित होती थी, अभी क्या होंगी? 7 से विभाजित हो जाएं। तो 7 से कौन विभाजित होगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42। इस तरह से जो है, अब यहां पर ये भी नोट डाउन करिएगा कि जो गुणज है या जो अपवर्ती है वो अनंत होते हैं। तो जब अनंत होते हैं तो सबसे बड़ा अपवर्ती नहीं ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का, या सबसे बड़ा गुणज नहीं ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटा ही ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे छोटा गुणज उसी संख्या के बराबर ही होता है। तो इनको हम कहते हैं गुणज या अपवर्त। इसमें उस तरह से कोई डाटा नहीं है, जैसे वहां गुणनखंड था, अभाज्य गुणनखंड था, यहाँ गुणज में ऐसा कुछ नहीं है। तो गुणज या अपवर्त इनको हम कह सकते हैं। अब देखिएगा जरा, ये अनंत होते हैं संख्या में। अभी एक सवाल जो आता है उसको हम कहते हैं सार्वगुणज। सार्वगुणज, सार्वगुणज को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। अब कॉमन होने के लिए कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, दोनों के गुणज होने चाहिए। अब जरा देखेंगे तो एक संख्या हम लेते हैं 8 और एक 12, तो 8 के गुणज हम लिखेंगे। अब हम अनंत गुणज होंगे ना, तो अनंत तो लिख नहीं सकते हैं, कुछ गुणजों को हम लिखेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48। चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं। 12 का देखिए, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अभी डॉट 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 कर दीजिएगा क्योंकि ये सफर बंद नहीं होगा ये है। अब देखिए आप जरा सार्वगुणज देखिए, इनका सार्वगुणज क्या बोलेंगे? इनको सार्वगुणज, और इन्हीं को हम सार्वगुणज को ही क्या कहते हैं? समापवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? समापवर्ती। सम माने समान और अपवर्ती, तो समापवर्ती भी बोलते हैं। क्या क्या हो जाएगा? 12 नहीं होगा, 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, फिर इसके आगे भी आएगा 72 आएगा। तो सार्वगुणज होते हैं वो सार्वगुणज लिख लीजिएगा। अगर इसका हम सबसे छोटा निकाल लें तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? लासा बोल देते हैं। यानी वही क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। तो लासा जो है कितना हो जाएगा? 24 लघुत्तम समापवर्त। लेकिन आप देखिए कि सीटेट के जितने भी परीक्षा हुए हैं उसमें कभी भी लासा का नाम नहीं लेता है, क्योंकि लासा से लगभग सभी परिचित हैं। तो कहेगा सबसे छोटा सार्वगुणज। तो इस तरह से सबसे छोटा सार्वगुणज जो होगा वो इसमें क्या होगा? 24। और सबसे छोटे सार्वगुणज को ही हम क्या कहते हैं? लासा कहते हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं कि अगर 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लासा क्या होगा, यानी उनमें सार्वगुणज क्या आएगा। तो देखिए जरा, 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, और यहीं पर 5 सत्ते 35 लिख लीजिए, 5 छक 30, सॉरी, और 5 सत्ते 35। अब 7 का लिख लीजिए, 7 भी तो अभाज्य है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा ही क्या होता है? सार्वगुणज होता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा का तात्पर्य यही आपका क्या है? सबसे छोटा सार्वगुणज। बराबर कितना होगा?
35 हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यही क्या है हमारा लासा है, यानी लासा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनमें जनरल सा अंतर समझ लेते हैं। तो गुणनखंड अभी हमने पढ़ा है और इधर हमने जाना है गुणज के बारे में। तो गुणनखंड और गुणज इन दोनों को देख लेते हैं। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं अपवर्तक, और गुणज को क्या कहते हैं, अपवर्ती कहते हैं। अब देखिएगा, गुणनखंड को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, और अपवर्ती को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या गुणज को क्या कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। अब देखिए, गुणनखंड वह संख्या होती है जो किसी को विभाजित करती है, यानी इसका जो कार्य होता है वो कार्य होता है विभाजित करना, यानी ये विभाजित करने के लिए होती है और ये विभाजित होने के लिए होती है। यानी गुणज जो होता है वो विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाने का कार्य है इनका, ये खुद ही विभाजित होते हैं। तो जो गुणज होंगे वो खुद विभाजित होंगे, जो गुणनखंड होगा वो विभाजित करेगा। अब देखिए, देखते हैं जरा, जो सार्वगुणनखंड होता है, सार्वगुणनखंड को ही हम कहते हैं समापवर्तक। समाप माने समान, और अपवर्तक समापवर्तक कहते हैं। और जब यही लघुत्तम हो जाता है, महत्तम हो जाता है, तो उसी को हम 60 नाम से जानते हैं, किसके रूप में, मासा के रूप में। अर्थात मासा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो जो दी गई संख्याओं को अलग अलग पूर्णतः विभाजित कर देती है। अब यहां देखिए, यहां जो होता है आपका सार्वगुणज, या उसी को कहते हैं समापवर्ती, और ये जब लघुत्तम हो जाएगा तो फिर इसी को हम क्या कह देते हैं, 60 में लासा कह देते हैं। किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी उनको हम ज्ञात कर सकते हैं कितनी संख्या है, लेकिन किसी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनंत होते हैं, यानी उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो अनंत होने के कारण ही इसमें सबसे बड़ा गुणज नहीं ज्ञात किया जा सकता, और ये चूंकि निश्चित होते हैं इसीलिए इसमें सबसे बड़ा भी ज्ञात किया जा सकता है, सबसे छोटा भी। अगर दो संख्याएं आपकी अभाज्य हैं, इसीलिए अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, यानी दो नहीं, अगर सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो उन अभाज्य संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक हैं आपकी कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और निकालना है लासा, तो 2 संख्याएं या 3 संख्याएं जो भी होंगी उनका गुणा ही होगा, a गुणे b गुणे c। तो इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। देंगे अब इससे संबंधित कुछ सवाल जो सीटेट में आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में मैं आपको सवाल बता दूंगा। थैंक यू।